हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं साइटोलॉजी के। जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने इसमें मेंशन किए। जैसे आपको यहाँ से पहला फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज हमारे सिपनर साहब ने की थी। और कब की थी? ये 1885 में की थी। न जाने कितनी बार ये एग्जाम में आया है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट याद आया, वैसे ही हमको क्या सिपनर साहब याद आया। दूसरा इसमें पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट की आकृति। इसके क्लोरोप्लास्ट की आकृति कई ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होती है। जैसे खासकर एल्गी की बात करें, जैसे कप शेप्ड किसमें आपको देखने को मिलेगा? क्लोरेला में आपको देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। दूसरा है ग्रिडल शेप, किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो यूलोथ्रिक्स में इसकी शेप हमारी कैसी ग्रिडल शेप्ड होती है। सैटेलाइट किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो जिग्नेमा में आपको देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट क्लेडोफोरा में आपको देखो, रिबन शेप स्पायरोगायरा में आपको देखने को मिलेगा। पायराइटल ये प्लूरोकोकस एल्गी है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट सच में काफी इंपॉर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी की जो भी आप तैयारी कर रहे हो, इसके साथ में कोई भी आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तो अगर क्लोरोप्लास्ट से कुछ पूछा जाएगा तो इनमें से जरूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स। इसके बाद में अगर पूछा जाए, क्लोरोप्लास्ट को लिपोप्रोटीन मेंबर से घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट दो लिपोप्रोटीन मेंबर से घिरा होता है। जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ स्ट्रक्चर इसको हमको ऐसे नजर आता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। ये डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गन होता है। और कुछ ऐसा इसमें कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे इसमें बहुत सारे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या है, थैलेकोइड्स कहते हैं। ये है हमारे थैलेकोइड्स। ठीक है, ये है थैलेकोइड्स। इसको कुछ स्ट्रक्चर इन थैलेकोइड्स को जोड़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से घिरा होता है, यानी ये हमारे लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती हैं, इनको हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा है, इसके अंदर का फ्लूइड स्ट्रोमा कहलाता है। यानी ये वाला फ्लूइड से हमारा कैसा, ये स्ट्रोमा कहलाता है। अंदर का फ्लूइड स्ट्रोमा कहलाता है, जिसमें एंजाइम्स, राइबोसोम और ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं, ये ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स है। इसके बाद में हमारा है स्ट्रोमा में थैलेकोइड्स नामक लैमेली पाई जाती है। थैलेकोइड्स लैमेली हमारी कौन सी है? जो हमारे ग्रेना को जोड़ती है। ठीक है, ग्रेनम को जोड़ती है। अब इसके बाद में है थैलेकोइड्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, थैलेकोइड्स है। ये है थैलेकोइड्स। इसके बाद में थैलेकोइड्स के स्टॉक को ग्रेनम कहते हैं। इनके पूरे को उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। और कनेक्टिंग लैमेली को स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसको हम लोग क्या है, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। इसके बाद में महत्वपूर्ण इसमें तथ्य है, पॉइंट नंबर 7 है, थैलेकोइड की इनर सरफेस पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। थैलेकोइड की इनर सरफेस पर क्वांटासोम पाए जाते हैं। और क्वांटासोम की खोज किसने की थी? पार्क एंड पोन ने की थी। कब? 1961 में। और पार्क और बिगिन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था 1964 में। ठीक है, तो इनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्क पोन एंड पार्क बिगिन साहब को याद रखना। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। एक क्वांटासोम में 200 230 से लेकर 300 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 230 से लेके 300 क्लोरोफिल पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स क्वांटासोम। ठीक है,
ये हमारे क्या काम करते हैं, लाइट रिएक्शन की यूनिट है हमारे, लाइट रिएक्शन की यूनिट है हमारे, कौन, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हमारे। ठीक है, एक क्वांटासोम की बात कर रहे हैं, और क्वांटासोम हमारे कितने होते हैं, 2 से 5। ठीक है, और इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या चाहिए, 70s राइबोसोम, आरएनए और सर्कुलर डीएनए देखने को, इसी की वजह से इसमें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसके पास अपना डीएनए होता है, बट कंप्लीट्स ये नहीं कह सकते इसको, पूरी प्रोसेस के लिए इसको डीएनए के लिए मेन डीएनए की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके बाद में कुछ एल्गी हैं जैसे स्पायरोगैरा है, और एंथोसिरोस हमारे ब्रायोफाइट्स में पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, और पायरिनोइड्स में स्टार्च स्टोरेज एक सेंटर होता है इसमें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। लाइट रिएक्शन हमारी ग्रेना में होती है, और डार्क रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा में होती है। तो ये कई बार एलजी याद रखना, एलजी से लाइट रिएक्शन तुरंत हमको याद आएगी, डार्क रिएक्शन हमारे कहाँ, स्ट्रोमा में याद आएगी। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे। तो ये हमारे क्लोरोप्लास्ट से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे पहला यहाँ से अगर बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर साहब ने की थी। कब की थी, 1818 में की थी, और नाम बेंडा साहब ने इसको दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा, बेंडा साहब ने 1897 में नाम दिया था। इसके आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए, स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे क्रिस्टी पाए जाते हैं। ये लोग, आप लोग इसके डायग्राम से बखूबी आप लोग परिचित होंगे, किसके, माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी हमारा कैसा, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। कुछ इस तरीका से इसका डायग्राम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्रिस्टी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा है क्रिस्टी पर एफ पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिनमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, जिसको ईटीएस के नाम से जानते हैं, और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम्स होते हैं इनर मेम्ब्रेन पर। इसके बाद में मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, और इसमें भी 70s राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। ये भी हमारा सेमी ऑटोनोमस हमारा ऑर्गेनल है, तो इसको याद रखना। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी बनता है। और एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी वैसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। किसको, एटीपी को कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसके बाद में हमारा है, ठीक है, अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी खोज कई बार पूछी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के आर पोर्टर साहब ने की थी। कब की थी, 1945 में की गई थी। इसके बाद में है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिस्टर्नी वेसिकल्स और ट्यूबुल से बनी होती है। ईआर हमारी कैसी होती है, सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, और ट्यूबुल से बनी होती है, जो न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक फैली होती है। ये न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक फैली होती है। ठीक है, कुछ इस तरीका से इसमें स्ट्रक्चर्स इसमें हमारे बने हुए होते हैं। इसके बाद में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर कह रहे हैं। इसके बाद में है राइबोसोम के साथ ईआर को माइक्रोब्स कहते हैं। राइबोसोम के साथ एंटीप्लाज्मिक क्या कहेंगे, माइक्रोसोम कहेंगे। तो माइक्रोसोम अगर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी ऐसे ऐसे हमारे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको राइबोसोम के साथ अटैच है, उनको माइक्रोसोम कहते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग करने पर, ठीक है, ये दो प्रकार की होते हैं, जैसे एक स्मूथ और रफ।
ठीक है। एक स्मूथ ईआर होते हैं और रफ ईआर होते हैं। अब स्मूथ की बात अगर की जाए, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम नहीं पाए जाते। और दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, लिपिड्स और स्टेरॉयड सिंथेसिस करते हैं। और क्या फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, जैसे लिवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और क्या फंक्शन होता है स्मूथ का, लिवर सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से जुड़े रहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से जुड़े हुए रहते हैं हमारे, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करते हैं, जैसे लिवर सेल्स की बात की जाए तो। और क्या फंक्शन होता है, लिपिड्स और प्रोटीन को गोल्जी एपरेटिस की ओर भेजते हैं हमारे, ठीक है। तो स्मूथ ईआर के हमारे ये 5 फंक्शन है, बिल्कुल याद होने। लिपिड और स्टेरॉयड का सिंथेसिस करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, लिवर सेल में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में पाए जाते हैं, और लिपिड्स और प्रोटीन को गोल्जी एपरेटिस की ओर भेजते हैं। ये फंक्शन हमारे किसके हैं, रफ स्मूथ एंडोप्लाज्म। और रफ की बात की जाए तो रफ, ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलर सरफेस पर राइबोसोम्स, राइबोपोरिन, ठीक है, राइबोपोरिन फर्स्ट और सेकंड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग माइक्रोसोम्स कहते हैं, माइक्रोसोम्स। इसके बाद में है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके बाद में ये एंजाइम सिक्रेशन सेल्स में अधिक पाए जाते हैं। कहाँ आपको देखने को, जहाँ पे एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स होती है उसमें अधिक पाए जाते हैं। कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे, किस किस के हमने डिस्कस यहाँ से कर लिया था। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को अच्छे से डिस्कस यहाँ से कर लिया था। दूसरा हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में यहाँ से डिस्कस किया था। और तीसरा हमने क्या है, रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 3 ऑर्गेनल्स को यहाँ से हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, यानी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ से हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कुछ और ऑर्गेनल्स के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। और तब तक अपनी स्टडी को मेंटेन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।